आज जो हमने टॉपिक स्टार्ट करना है वो है सरफेस टेंशन। सबसे पहले आपको कुछ टर्म्स का पता होना चाहिए सरफेस टेंशन में, जिसमें सबसे पहले है कोहेसिव फोर्सेस। बच्चे कोहेसिव फोर्सेस क्या होती है कि अगर कोई भी आपके पास कोई भी सब्सटेंस है, ठीक है, उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी जिसकी वजह से वो एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होंगे उसे कहेंगे कोहेसिव फोर्सेस। मतलब आपके पास कोई भी सब्सटेंस है, सब्सटेंस आप देख सकते हैं कोई भी लिक्विड जिसमें वाटर भी ऐड होता है, ठीक है, कोई भी सब्सटेंस जिसमें फॉर एग्जांपल आप वाटर ले लेते हैं, वाटर के जो पार्टिकल्स हैं उनकी मॉलिक्यूल्स की आपस में जो अट्रैक्शन होती है उसको हम कोहेसिव फोर्स का नाम देते हैं, ठीक है। कोहेसिव फोर्स का मतलब होता है कि वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो कि सेम मॉलिक्यूल्स, सेम सब्सटेंस के मॉलिक्यूल्स के दरमियान होती है। अब देखिए, अगर मैं आपसे बात करी हूँ कि दो जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके दरमियान अट्रैक्शन हो रही है, जब अट्रैक्शन होगी तो वो एक दूसरे के बिल्कुल करीब आ जाएंगे, इसको बोलेंगे कोहेसिव फोर्स। बच्चे नेक्स्ट हम चलते हैं एडहेसिव फोर्स। बच्चे एडहेसिव फोर्स क्या होती है? वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो कि डिफरेंट सब्सटेंसेस के दरमियान हो। फॉर एग्जांपल आप देख लें कि आपके पास एक सब्सटेंस है वाटर, एक वाटर का मॉलिक्यूल है और दूसरा आपके पास कोई भी पेपर है, ठीक है, तो दो डिफरेंट सब्सटेंस हो गए। यस, आपने लेना तो आप ले लें, आपने लेना तो आप ले लें, ठीक है। जो दो डिफरेंट सब्सटेंस हैं, फॉर एग्जांपल आपके पास वाटर है और पेपर है, ठीक है, ये डिफरेंट सब्सटेंस हो गए, इनके मॉलिक्यूल्स के दरमियान में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी इसे हम एडहेसिव फोर्स बोलेंगे, ठीक है। मतलब कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन अ लिक्विड एंड सॉलिड सरफेस, दो डिफरेंट सब्सटेंस के दरमियान, मॉलिक्यूल्स के दरमियान में जब अट्रैक्शन होती है तो उसे एडहेसिव फोर्स बोलते हैं। बच्चे नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन की डेफिनेशन सबसे पहले देखते हैं कि सरफेस टेंशन क्या होती है। कि ये अट्रैक्टिव टेंडेंसी होती है ऑफ अ सरफेस ऑफ लिक्विड, जिसमें आपने एक्सटर्नल फोर्स को रेसिस्ट करना होता है, ठीक है। अब वो कहते हैं, अब देखिए मैं आपको आम बिल्कुल सिंपल अल्फाज में समझाती हूँ कि सरफेस टेंशन क्या होती है। देखिए, अगर कोई भी हमारे पास लिक्विड पार्टिकल है, ठीक है, आपके पास नीचे कोई भी लिक्विड है और उसके पार्टिकल्स मौजूद हैं, अगर आप देखें कि वो जो पार्टिकल है, बच्चे अपने जो आप लोगों की आवाज़ें आ रही हैं वो अपना है, अपने स्पीकर्स ऑफ कर लें, ठीक है। अब देखें आपके पास कोई भी वाटर का मॉलिक्यूल है, अगर वो वाटर का मॉलिक्यूल आपके पास कोई भी वाटर है, उसके मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं, उसकी इतनी टेंडेंसी कि उसमें से कोई भी रेसिस्टिव टेंडेंसी मौजूद हो कि उसमें कोई भी चीज़ एंटर ना हो सके, ठीक है, ये रेसिस्ट करे अपने अंदर किसी भी चीज़ को एंटर करने से। अगर ज़्यादा फोर्स होगी तब वो उसके अंदर एंटर हो सकेगा, अदरवाइज नहीं, ठीक है। तो ये होती है कॉन्ट्रैक्टिव टेंडेंसी किसी भी लिक्विड की सरफेस की, कि वो एक्सटर्नल फोर्स को रेसिस्ट करता है और अपने अंदर से किसी चीज़ को पास नहीं होने देता और अपनी शेप को रिटेन रखता है, ठीक है, अपनी जो शक्ल है उसको बरकरार रखता है। अब देखिए, अगर मैं कह रही हूँ कि ये अपनी शक्ल लिक्विड बरकरार रखेगा, अगर ज़्यादा फोर्स होगी तभी उसके अंदर कुछ एंटर होगा, वरना नहीं। जैसे देखिए, अगर रेन है, रेन के ड्रॉप्स ऊपर से फॉल करते हैं। आपने अपने लेक्चर में पार्ट 1 पार्ट 2 का अलग अलग फोल्डर आज की डेट का बना हुआ यूएसबी में, ओके, उसमें डाल के भी वाला दिखा दो, ये शुक्र तो लाजमी रहना, ठीक है, ताकि ये सेंड कर दें। ओके, जैसे देखिए रेन के ड्रॉप्स हैं, ये ऊपर से नीचे फॉल करते हैं तो ये अपनी शेप को रिटेन रखते हैं, ठीक है। इनकी शेप बिल्कुल, जब ये नीचे आते हैं इनकी शेप बिल्कुल वैसी की वैसी रहती है। तो बच्चे क्या होता है कि ये सरफेस टेंशन होता है, ये डिपेंड कर रहा होता है कि उनकी शेप बिल्कुल, अपनी शेप उनकी बिल्कुल वैसी की वैसी है, ख़राब नहीं हुई। तो ये उनकी डिपेंड कर रहा होता है उनके ड्रॉप्स की सरफेस के ऊपर कि उनकी टेंडेंसी रेसिस्टिव फोर्स की बहुत ज़्यादा है। अब देखें, कोहेसिव फोर्स वो कहते हैं लिक्विड मॉलिक्यूल्स के दरमियान, अगर हमारे पास लिक्विड मॉलिक्यूल्स हैं उनके दरमियान कोहेसिव फोर्सेस रिस्पॉन्सिबल होती हैं सरफेस टेंशन के फिनोमिना के लिए, ठीक है। मज़ाहमत करना, सतही मज़ाहमत करना। अगर किसी को ये डेफिनेशन में या पिछली 2 डेफिनेशंस में कोई भी प्रॉब्लम है आप मुझसे पूछ सकते हैं, ओके। अब वो कहते हैं कि सरफेस टेंशन इज द रीज़न व्हाई रेन ड्रॉप्स ड्रॉप ऑफ ऑयल। देखें, अब वो कहते हैं कि बारिश के जो ड्रॉप्स हैं वो नीचे गिर रहे होते हैं, तो यही वजह है कि उनके ऊपर सरफेस टेंशन एक्ट कर रही होती है। तो सरफेस टेंशन की वजह से वो अपनी शक्ल को बरकरार रखते हैं। अब वो कहते हैं कि जब वो ऊपर से नीचे गिरते हैं तो वो अपनी स्फीरिकल शेप में ही होते हैं। जब पानी ऊपर से नीचे, बारिश का कतरा नीचे गिरता है तो वो अपनी स्फीरिकल शेप में ही होता है, ठीक है। अब वो कहते हैं कि जो सरफेस टेंशन इस पानी के कतरे के ऊपर जो सरफेस सतही, ठीक है, ये जो सतही तनाव मौजूद होता है ये प्लांट को इतना अलाउ करता है। फॉर एग्जांपल कोई भी प्लांट है,
ठीक है। इसके ऊपर वो इतना अगर कोई ड्रॉप आकर गिरता है तो वो क्या होता है कि वाटर नीचे लीव्स या रूट्स की तरफ मूव करना शुरू कर देता है। तो ये किसकी बेस पर है? सरफेस टेंशन की बेस पर। अभी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं कि सरफेस टेंशन की एप्लीकेशंस या यूजेस क्या क्या हैं। आप देखें कोई भी केमिकल एक्टिविटी करनी हो परफॉर्म तो भी सरफेस टेंशन का यूज़ होगा। एडजॉर्प्शन, बच्चे सरफेस के ऊपर अगर सिर्फ सरफेस के ऊपर आकर कोई लिक्विड एब्जॉर्ब होता है और सिर्फ सरफेस के ऊपर ही एब्जॉर्ब होता है सरफेस एरिया के ऊपर, तो उसे कहते हैं एडजॉर्प्शन। ठीक है, आपके पास कोई भी मटेरियल है उसके ऊपर लिक्विड आकर अटैक करते हैं और सिर्फ सरफेस के ऊपर ही एब्जॉर्ब होता है तो उसे कहते हैं एडजॉर्प्शन। और है डिसोल्यूशन का मतलब होता है डिसॉल्व हो जाना। ठीक है, बायो अवेलेबिलिटी, ये कितनी ड्रग हमारी बॉडी के अंदर अवेलेबल है, कितने परसेंट, ठीक है, कितने परसेंटेज हमारी जो ड्रग है वो बॉडी के अंदर मौजूद है। तो जितनी भी केमिकल एक्टिविटीज़ हैं, एड्जॉर्प्शन है, डिसोल्यूशन है, बायो अवेलेबिलिटी है ड्रग की, ये सारी डिपेंड कर रही होती है मॉलिक्यूल के सरफेस के ऊपर। ठीक है, ये सारी चीज़ें मॉलिक्यूल के सरफेस के ऊपर डिपेंड कर रही होती हैं। अब वो कहते हैं कि जब हमने मैन्युफैक्चरिंग, जब हम बना रहे होते हैं ड्रग को इंडस्ट्री में, तो जितने भी चैलेंज आते हैं न्यू ड्रग को बनाने में, तो वो ये सरफेस टेंशन की वजह से क्या होता है कि हमें इम्प्रूव्ड अच्छी क्वालिटी की मेडिसिन मिल रही होती हैं। तब मिलती हैं जब हमें सरफेस टेंशन की नॉलेज होती है और हम उसको अपने माइंड में रखते हैं कि हमने इसकी केमिकल एक्टिविटी को मेंटेन रखना है, एड्जॉर्प्शन को मेंटेन रखना है, इसकी डिसोल्यूशन, बायोअवेलेबिलिटी, हर चीज़ को मेंटेन रखना है सरफेस टेंशन को मेंटेन करते हुए। ठीक है, ये मैंने आपको रीज़न बताई थी किस तरह से ड्रॉप जब ऊपर से नीचे गिरेगा तो वो अपने जो तनाव है, सतही तनाव, उसको रिटेन करेगा और किस तरह से अपनी उसकी स्फेरिकल शक्ल ऊपर से नीचे आते हुए रेन ड्रॉप की मेंटेन रहेगी। ठीक है, अब देखिए मैंने आपको यूजेस बताए सरफेस टेंशन के कि केमिकल एक्टिविटी में, एड्जॉर्प्शन में, डिसोल्यूशन में, बायोअवेलेबिलिटी और ड्रग, ये सब डिपेंड कर रहे होते हैं सरफेस टेंशन के ऊपर। अब है विस्कोसिटी। बच्चे, विस्कोसिटी क्या होता है कि अगर फॉर एग्जांपल कोई भी आपके पास थिक लिक्विड है, ठीक है, तो वो जो फ्लो करने को जो रेसिस्टेंस उसके अंदर होती है कि वो जो उसको फ्लो नहीं करने देती। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल आपके पास कोई भी थिक लिक्विड है, ठीक है, जैसे आपके पास हनी हो गया, अगर आपके पास हनी है, जब आप उसको किसी सरफेस के ऊपर गिराकर फ्लो करना चाहेंगे तो वो फ्लो नहीं करेगा, उसके अंदर एक रेसिस्टेंस मौजूद होगी जो कि उसको फ्लो करने से, उसे बहने से रोकेगी। ठीक है, मैं आपको कह रही हूँ हनी, ठीक है, हनी की मिसाल दे रही हूँ, शहद की मिसाल दे रही हूँ कि अगर वो किसी सरफेस के ऊपर गिर जाता है तो वो फ्लो नहीं करता, उसको फ्लो करने से अंदर जो रेसिस्टेंस मौजूद होती है लिक्विड के अंदर वो उसको रोकती है और जो है उसको फ्लो नहीं करने देती, तो इसको कहते हैं उसकी विस्कोसिटी। ठीक है, इसको मैं आपको डेफिनेशन बता रही हूँ कि इंटरनल फ्रिक्शन ऑफ अ मूविंग फ्लूइड, कोई भी फ्लूइड जो कि ये फ्लो कर रहा है, ये मूव कर रहा है, उसके अंदर जो इंटरनल फ्रिक्शन होती है वो उसकी विस्कोसिटी कहलाती है। ठीक है, कि आपके अंदर कोई भी लिक्विड है वो मूव नहीं कर रहा, उसके अंदर फ्रिक्शन की वजह से वो जो लिक्विड है उसका बहाव मुमकिन नहीं है, तो वो उसकी विस्कोसिटी, उसकी थिकनेस कहलाती है। ठीक है, अब वो कहते हैं कि विस्कोसिटी क्या है? रेसिस्टेंस ऑफ अ लिक्विड व्हेन इट ट्राइज टू फ्लो, कि किसी भी लिक्विड की रेसिस्टेंस, मज़ाहमत, जब वो फ्लो करने की कोशिश करता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। विस्कोमीटर। बच्चे, हम विस्कोसिटी को मेजर करने के लिए कुछ अपरेटस होते हैं, जैसे ऑक्सफोर्ड विस्कोमीटर। बच्चे, समझ आ रही है आप लोगों को? ये बहुत ही सिंपल सी चीज़ें हैं, आप लोग पहले भी पढ़ चुके हो, अभी नहीं आ रही? ओके ओके ओके। बच्चे, अब हम ऑक्सफोर्ड विस्कोमीटर पढ़ते हैं। ठीक है, अब ये भी विस्कोसिटी को मेजर करने के लिए एक डिवाइस होती है, वो कहते हैं डिफरेंट विस्कोमीटर्स और रियोमीटर्स। ये अवेलेबल होते हैं जो कि विस्कोसिटी को मेजर करते हैं। ठीक है, ये आप लोग पढ़ भी चुके हैं, डिफरेंट विस्कोमीटर्स, जिस तरह ऑक्सफोर्ड विस्कोमीटर मौजूद होता है, ये एक अपरेटस होता है जो कि किसी भी फ्लूइड की विस्कोसिटी को मेजर करता है। ठीक है, विस्कोसिटी यही होती है ना, इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ अ फ्लूइड टू फ्लो।
अब नेक्स्ट है उसकी एप्लीकेशंस फार्मेसी में। यूजेस क्या क्या है विस्कोसिटी मेजर करने की जो ऑपरेटर्स डिफरेंट हम यूज़ कर रहे हैं, उनका पर्पस क्या है, उनकी एप्लीकेशंस क्या हैं, ठीक है। अब वो कहते हैं विस्कोसिटी रिलेट करती है फ्लूइड से। फार्मेसी में इसकी बहुत सारे यूजेस हैं। ये किस चीज़ में बनाने में काम आती है, ऑइंटमेंट बनाने में, डिफरेंट सीरप्स बनाने में, सस्पेंशंस बनाने में, लोशंस बनाने में हम इसका इस्तेमाल करते हैं। देखिए नेक्स्ट है कि जितने भी विस्कोसिटी इन्हांसर्स हैं, जो विस्कोसिटी इन्हांसर क्या होते हैं, जो कि विस्कोसिटी को ज़्यादा कर देते हैं, ठीक है। अगर किसी भी विस्कोसिटी इन्हांसर अगर किसी भी लिक्विड के अंदर ऐड किए जाएं, ठीक है, तो उस सोल्यूशन के अंदर ऐड किए जाएं तो वो उनकी थिकनेस को या विस्कोसिटी को ज़्यादा कर देते हैं, इन्हांस कर देते हैं, ठीक है। जैसे हमारे पास यहाँ पर मिथाइल सेलुलोज और हाइड्रोक्सी इथाइल सेलुलोज मौजूद हैं। अगर हम ये जो विस्कोसिटी इन्हांसर्स होते हैं, आपने देखे हैं आंखों के जो ड्रॉप्स होते हैं, ऑप्थेल्मिक सॉल्यूशंस, आंखों में डालने वाले जो कतरे होते हैं, ठीक है, उनके अंदर ये विस्कोसिटी इन्हांसर ऐड किए जाते हैं। अब इनका पर्पस क्या होता है, फॉर एग्जांपल आपने ये कोई भी आपके पास ऑप्थेल्मिक सॉल्यूशन है, आप उसके अंदर विस्कोसिटी इन्हांसर ऐड कर देते हो, ठीक है, विस्कोसिटी इन्हांसर। अब देखें आपने विस्कोसिटी इन्हांसर ऐड किया तो उसका यूज़ क्या होगा कि वो आपकी आंख में ज़्यादा देर तक मौजूद रहेगा, ठीक है, वो आपकी आंख में ज़्यादा देर तक मौजूद रहेगा, रिमेन इन योर आइज़ लॉन्गर, ठीक है। और जब तक जाहिर है अगर कोई ड्रग आपकी आइज़ के अंदर मौजूद रहती है तो वो अपना थेराप्यूटिक इफेक्ट, अपना जो फ़ायदा है वो ज़्यादा देर तक प्रोड्यूस रख सकता है, ठीक है। इसका मतलब कि वो अपने थेराप्यूटिक एक्टिविटी को लॉन्गर टाइम के लिए एक्सर्ट कर सकेगा, शो कर सकेगा। आपने कोई ऑप्थेल्मिक सॉल्यूशन यूज़ किया, उसके अंदर विस्कोसिटी इन्हांसर्स मौजूद होंगे तो वो क्या होगा कि आपकी आंख में ज़्यादा देर रहेंगे और ज़्यादा देर अपना थेराप्यूटिक इफेक्ट शो करेंगे। जैसे कोई भी आपके पास बेटनीसोल ड्रॉप्स हैं, देखें अगर उसमें विस्कोसिटी इन्हांसर ऐड कर उन्होंने किए हुए होते हैं तो वो जब आपकी आइज़ में ज़्यादा देर तक रिटेन रहता है तो क्या होता है कि ज़्यादा देर तक वो अपना इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। अब नेक्स्ट है आयनाइजेशन। बच्चे आयनाइजेशन का प्रोसेस ये होता है कि अगर आप किसी भी फॉर एग्जाम्पल आपके पास कोई भी एटम मौजूद है कि आप उसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन को, कोई भी आप उसके अंदर इलेक्ट्रॉन को गेन करते हो या लॉस करते हो तो उसमें पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज आता है। बेसिकली जब आप कोई इलेक्ट्रॉन गेन करते हो, कोई एटम जब गेन करता है किसी भी इलेक्ट्रॉन को तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, जब लॉस करते हैं तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं आयनाइजेशन, ठीक है। अब वो कहते हैं कि जब आयंस की सेपरेशन होती है, सेपरेशन किस बेस पे होती है, हीट। जब आप कोई भी आपके पास रिएक्शन हो रहा है तो आप उसको जो आप आयंस को सेपरेट करना चाह रहे हो तो आप कैसे सेपरेट करते हो कि उसको हीट प्रोवाइड करते हो, ठीक है। इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, रेडिएशंस, केमिकल रिएक्शंस, इन सारे प्रोसेस के थ्रू आप आयंस को सेपरेट कर सकते हो, ठीक है। अब वो कहते हैं कि कोई भी जो एटम और मॉलिक्यूल्स होते हैं वो न्यूट्रल होते हैं, ठीक है। कैसे न्यूट्रल होते हैं, न्यूट्रल का क्या मतलब है कि कोई भी एटम या मॉलिक्यूल है उसके ऊपर जितने भी पॉजिटिव चार्जेस होंगे उतने ही नेगेटिव चार्जेस होंगे, ठीक है। तो इन दोनों एटम्स और मॉलिक्यूल्स तब न्यूट्रल होते हैं जब उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज कोई उसका ऐसा पार्ट जिसके ऊपर सोडियम क्लोराइड है फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो उसके ऊपर जितने पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही नेगेटिव चार्ज होगा। तो ये कहते हैं कि एटम और मॉलिक्यूल न्यूट्रल हैं। अब वो कहते हैं हमारे अराउंड जितने भी ज़्यादातर जो नॉर्मल मैटर्स होते हैं वो न्यूट्रल होते हैं। अब नेक्स्ट वो कहते हैं कि जब उनके पास व्हेन देयर इज़ एनर्जी सोर्स अवेलेबल, जब भी एनर्जी सोर्स अवेलेबल होगा तो जितने भी एटम और मॉलिक्यूल हैं वो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेंगे और अपने ऊपर नेट चार्ज लेंगे। इस प्रोसेस को हम आयनाइजेशन कहते हैं। मतलब यही है कि कोई एटम या मॉलिक्यूल जब कोई इलेक्ट्रॉन को गेन करता है या लॉस करता है तो उसके ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज आ जाता है, ठीक है। अब वो कहते हैं कि उसके यूजेस क्या हैं आयनाइजेशन के फार्मेसी में। अब वो कहते हैं कि बहुत सारे वीक ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं जैसे स्टाइल सैलिसिलिक एसिड, या बहुत सारे वीक ऑर्गेनिक बेसिस होते हैं जैसे प्रोकेन वगैरह, ठीक है। तो वो कहते हैं कि इनकी जो डिग्री ऑफ आयनाइजेशन है ना ये बहुत इंपॉर्टेंस रखती है। अगर हम आयनाइजेशन का प्रोसेस इस्तेमाल कर रहे हैं, उनको चार्जेस दे रहे हैं, उनमें से एनर्जी को अब्जॉर्ब कर रहे हैं या फिर उसमें से लॉस हो रहा है एनर्जी का, तो वो क्या है, किस चीज़ में फ़ायदा दे रही है? वो दे रही है कि जो ड्रग हम अपनी बॉडी में ले रहे होते हैं, हम इनटेक करते हैं कोई भी ड्रग की, तो उसकी एब्जॉर्प्शन ज़्यादा, ठीक है, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन परफेक्ट पड़ेगा, उसकी एलिमिनेशन परफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। इसे वो कहते हैं कि आयनाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जब हम कोई भी ड्रग्स को मैन्युफैक्चर कर रहे होते हैं।